बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है, वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ के अंदर प्रेजेंट होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका फंक्शन क्या है। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो के अंदर हम इन सब कंफ्यूजन को क्लियर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब इसका जो डिफिनेशन है वो ये कि दे आर लिविंग इलास्टिक एंड थिन लेयर which surrounded the protoplasm of the cell is called cell membrane. सेल मेम्ब्रेन जो है एक थिन लेयर होता है और इलास्टिक और लिविंग लेयर होता है, और ये किस चीज़ के इर्द गिर्द में ये प्रेजेंट होती है, ये प्रोटोप्लाज्म के इर्द गिर्द में प्रेजेंट होती है। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है इसको भी समझते हैं। ये देखिए, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है ये एक लिविंग सेल है। क्या है ये? एक लिविंग सेल है। अब सेल के सेंटर में हमेशा क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस, और इसके दरमियान जो स्पेस होता है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये तो हमें ऑलरेडी पता है। तो जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलते हैं, इन दोनों के कंबाइनेशन से प्रोटोप्लाज्म बनता है। क्या? जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कंबाइन होते हैं तो इन दोनों की कंबाइनेशन से हमें प्रोटोप्लाज्म मिलता है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्रोटोप्लाज्म के इर्द गिर्द में ये प्रेजेंट होते हैं। यानी ये हो गया प्रोटोप्लाज्म, ये जो स्पेस है ये हो गया प्रोटोप्लाज्म, और ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। ये देखिए, ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। अब ये तो क्लियर हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी समझते हैं। वो पहला पॉइंट सही है कि प्रेजेंट इन ऑल सेल, ये तमाम सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, चाहे वो प्लांट्स का सेल हो या एनिमल का सेल हो, ये तमाम सेल के अंदर प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। अब देखो, एक नेक्स्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल वियर देयर इज नो सेल वॉल। ये कब आउटर मोस्ट लेयर होगा? जब किसी सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट हो, तब सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होगा। क्या? जब सेल वॉल के गैर मौजूदगी में किसी भी सेल के अंदर जब सेल वॉल मौजूद ना हो, तब ये जो सेल मेम्ब्रेन ये आउटर मोस्ट लेयर होगा। क्लियर ये पॉइंट? आगे चलते हैं। अब इसका कंपोजिशन क्या है, यानी ये किस किस चीज से मिलकर बनी है। तो देखो, इसके अंदर दो अमाउंट में चीजें प्रेजेंट होते हैं। एक होता है लार्ज अमाउंट, एक होता है स्मॉल अमाउंट। अब लार्ज अमाउंट में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? लार्ज अमाउंट में सबसे पहले है प्रोटीन। दो चीजें लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है, दो। तो उनमें सबसे पहले है प्रोटीन। प्रोटीन 60% से लेकर 80% प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और ये जो लिपिड है ये 20% से लेकर 40% तक ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों, ये जो प्रोटीन है और लिपिड है, ये लार्ज अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अब स्मॉल अमाउंट में भी दो चीजें प्रेजेंट होते हैं। वो पहला है सेल कार्बोहाइड्रेट्स, या कार्बोहाइड्रेट्स, और दूसरा है कोलेस्ट्रॉल। ये दोनों जो है ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। किस चीज के अंदर? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अब इसके जो स्ट्रक्चर है यानी कैसे देखती है, तो दो मॉडल्स है इसके स्ट्रक्चर के। पहला मॉडल जो है ना वो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, दूसरा जो है ना वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या होते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होते हैं, इन वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। ये देखो, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये जो रेड और ग्रीन कलर के जो नजर आ रहे हैं, ये जो दो लेयर्स है इसको कहते हैं लिपिड बाई लेयर। क्या? लिपिड बाई लेयर। और इसके सरफेस पर ये जो ग्रीन कलर के आप लोगों को लेयर नजर आ रहे हैं, ये जो सॉरी ये ब्लू कलर की जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये लाइन, ये एक ऊपर हो गया और एक ये नीचे हो गया, इसको कहते हैं प्रोटीन। यानी ये जो दरमियान वाला है ये हो गया लिपिड बाई लेयर, और इनके सरफेस पर और नीचे ये जो ब्लू कलर के जो लाइन प्रेजेंट होते हैं इसको कहते हैं प्रोटीन। अब ये तो हो गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसको सैंडविच मेम्ब्रेन मॉडल भी कहते हैं। सैंडविच किस तरह? यानी सैंडविच के अंदर उसके दरमियान में अंडा प्रेजेंट होती है, और ऊपर भी डबल रोटी और नीचे भी डबल रोटी। तो ये जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है ये भी सैंडविच मेम्ब्रेन मॉडल भी इसको कहते हैं। यानी इसके दरमियान में क्या प्रेजेंट होते हैं? लिपिड बाई लेयर। ऊपर और नीचे इसके क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। अब ये तो गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अब ये जो दूसरा मॉडल है ये क्या कहते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, अब इसको किसने प्रपोज किया था इसको भी समझेंगे आगे जा करके। अब ये तो देखो, ये वही लिपिड बाई लेयर है, यानी लिपिड के दो लेयर्स है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो प्रोटीन था ये कंटिन्यूअसली प्रेजेंट होता था लिपिड बाई लेयर के ऊपर और नीचे। अब यहाँ पर देखो, ये जो प्रोटीन का लेयर है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर होगा प्रोटीन का, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर होगा,
एक नीचे यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, यानी ये कंटिन्यूसली यहाँ पर प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स है लिपिड बाइलेयर के सरफेस पर कंटिन्यूसली प्रेजेंट नहीं होते, डिसकंटिन्यूसली प्रेजेंट होते हैं। एक मॉलिक्यूल यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा। तो देखो इस मॉडल के मुताबिक ये जो लिपिड बाइलेयर के सरफेस पर जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए ये सब के सब क्या है, प्रोटीन है, ये प्रोटीन बाइलेयर है। तो ये प्रोटीन के जो लेयर है ये कंटिन्यूसली प्रेजेंट होते हैं। देखो कोई गैप आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर देखो एक मॉलिक्यूल यहाँ पर पड़ा है, एक यहाँ पर पड़ा है, एक यहाँ पर पड़ा है, ये यहाँ पर, एक यहाँ पर पड़ा है, यानी सब डिसकंटिन्यूसली प्रेजेंट होती है। कौन से मॉडल पर? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है ये लिपिड बाइलेयर के ऊपर डिसकंटिन्यूसली ये प्रेजेंट होते हैं। अब ये दो मॉडल्स हैं। अब इन दो मॉडल्स में से जो सही मॉडल था वो ये था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये देखे, ये हो गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और ये हो गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस पढ़ते हैं। इट वाज प्रोपोज्ड बाय जे डेविसन, इसको जे डेविसन ने प्रोपोज किया था, यानी उसने पेश किया था। जबकि ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इसको किसने प्रपोज किया था? इट वाज प्रोपोज्ड बाय निकोलसन एंड सिंगर इन 1972। ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इसको दो बंदों ने प्रपोज किया था, एक था निकोलसन और दूसरा था सिंगर। और कब? 1972 में इसको डिस्कवर किया था, इसको पेश किया था, प्रपोज किया था। अब देखो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक प्रोटीन इज कंटिन्यूसली प्रेजेंट होते हैं लिपिड बाइलेयर के ऊपर। ये देखें, ये लिपिड बाइलेयर हो गया, एक ऊपर एक नीचे, और प्रोटीन जो इसके सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं ये कंटिन्यूसली प्रेजेंट होता है, यानी इनके दरमियान कोई गैप नहीं है। अब देखो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक प्रोटीन इज डिसकंटिन्यूसली प्रेजेंट होते हैं लिपिड बाइलेयर के ऊपर। अब देखें यहाँ पर हमने डिस्कस भी किया था, ये तो हो गया लिपिड बाइलेयर, लिपिड के दो लेयर्स। अब ये जो प्रोटीन है ये डिसकंटिन्यूसली प्रेजेंट होते हैं किस चीज़ की सरफेस पर? लिपिड बाइलेयर के सरफेस पर। अब ये देखो एक मॉलिक्यूल यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर गैप नजर आ रहा है आप लोगों को, देखिए यहाँ पर कोई गैप नहीं था, ये कंटिन्यूसली यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूसली प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल किस चीज़ के सरफेस पर? लिपिड बाइलेयर के सरफेस पर। ये तो हो गई इसके दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक अ सैंडविच, हमने यहाँ पर पढ़ा था या नहीं कि ये जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक ये जो प्रोटीन बाइल, ये जो लिपिड बाइलेयर और इसके सरफेस पर जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं ये सैंडविच की तरह दिखती है, सैंडविच की तरह दिखती है। यानी सैंडविच के दरमियान में क्या था? अंडा, ऊपर भी डबल रोटी, नीचे भी डबल रोटी। अब देखो यहाँ पर दरमियान में क्या है? लिपिड बाइलेयर, ऊपर भी प्रोटीन, नीचे भी प्रोटीन। कौन से मॉडल के मुताबिक? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक ये जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस सैंडविच की तरह दिखती है। जबकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉट लाइक अ सैंडविच, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सैंडविच की तरह नहीं दिखती। कौन से मॉडल के मुताबिक? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक। अब आगे चलते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। एक बार इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं फिर इसके फंक्शन को पढ़ते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये जो रेड कलर के नजर आ रहे हैं ये हो गया, ये सब के सब ये क्या है? ये फॉस्फोलिपिड है। कौन से? फॉस्फोलिपिड। अब ये तो हो गया फॉस्फोलिपिड। ये जो ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं ये देखें, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी, इसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। क्या? कोलेस्ट्रॉल। अब ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आप लोगों को नजर आ रहा है ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब प्रोटीन है। अब प्रोटीन यहाँ पर दो तरह के प्रेजेंट होते हैं। इस प्रोटीन को कहते हैं एम्बेडेड प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? यानी इंट्रिंसिक या एम्बेडेड प्रोटीन, यानी जो अंदर प्रेजेंट होती है, इसको कहते हैं एम्बेडेड प्रोटीन या इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। अब ये जो इसके सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं ये देखो यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्लियर? इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इसको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन या एम्बेडेड प्रोटीन भी इसको कहते हैं। अब जब एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के पास क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट चेन। क्या? जब कार्बोहाइड्रेट चेन किस चीज के पास आएगा? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के पास। तो ये जो एक्सट्रिंसिक कार्बोहाइड्रेट्स है और ये जो यहाँ पर जो प्रोटीन प्रेजेंट है, जब ये दोनों मिलते हैं तो इनसे बनता है ग्लाइकोप्रोटीन। और ग्लाइकोप्रोटीन एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। जब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन मिलते हैं तो इनसे क्या बनता है? इनसे ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। और अगर कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड मिल जाए तो उनसे बनता है ग्लाइकोलिपिड। क्या? ग्लाइकोलिपिड। देखिए अगर
अगर लिपिड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स जब ये दोनों मिलते हैं तो इनसे क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनसे क्या बनेगा? इनसे बनेगा ग्लाइकोलिपिड्स। क्लियर? देखो यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट थे यानी कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और यहाँ पर इमीडिएट प्रोटीन। तो जब एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के पास कार्बोहाइड्रेट्स चेन आएगा, तो जब ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन मिलेंगे तो इनसे बनेगा ग्लाइकोप्रोटीन। अब देखो ये हमने पढ़ा था कि ये हो गया फॉस्फोलिपिड। अब ये जो नजर आ रहा है ये हो गया फॉस्फोलिपिड, ये हो गया फॉस्फोलिपिड, ये हो गया फॉस्फोलिपिड, ये हो गया फॉस्फोलिपिड। अब देखो इस एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोलिपिड को हमने उठाया, इस एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोलिपिड को हमने यहाँ से उठा लिया। अब इस एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोलिपिड के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होते हैं, दो हिस्से इसके होते हैं, एक तो इसका हेड हो गया और दूसरा इसका टेल हो गया। क्लियर? अब देखें इसका जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मीन्स कि ये सोलेबल इन वाटर, सोलुबल इन वाटर। सोलुबल इन वाटर का मतलब है कि ये वाटर के अंदर सोल्यूबल है। क्यों? बिकॉज क्योंकि इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। कौन सा? फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट इसके साथ क्या अटैच होता है कि ये वाटर में सोल्यूबल है, इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, तो जिसकी वजह से ये हाइड्रोफिलिक है, यानी ये जो है वाटर के अंदर सोल्यूबल है। कौन? ये फॉस्फोलिपिड का जो हेड है। अब फॉस्फोलिपिड का जो टेल है, ये देखिए इसका टेल हो गया, ये हाइड्रोफोबिक होता है। क्या? हाइड्रोफोबिक। ये तो हाइड्रोफिलिक था, ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी इनसोल्युबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है। बिकॉज क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या? हाइड्रोकार्बन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सॉरी, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इसके अंदर हाइड्रोकार्बन, इसके अंदर हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं है, यानी ये क्या है? नेचर में हाइड्रोफोबिक है। ये देखो एक बार फिर से समझते हैं, ये जो फॉस्फोलिपिड है, ये तो फॉस्फोलिपिड्स है, ये बायलायर है किस चीज़ के? फॉस्फोलिपिड के। तो देखो अगर हम इस एक मॉलिक्यूल को उठाए, इस एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोलिपिड को जब हम उठाए तो ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक होता है हेड, एक होता है टेल। अब इसका जो हेड है वो हमेशा हाइड्रोफिलिक होगा, यानी सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल होगा किस चीज़ के अंदर? वाटर के अंदर। तो क्यों सोल्यूबल होगा ये वाटर के अंदर? बिकॉज क्योंकि इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। क्लियर? अब इसकी जो टेल्स है, ये देखिए इसके दो टेल्स है। अब ये होते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन्स कि ये इनसोल्युबल इन वाटर, बिकॉज क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी है। क्लियर? ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब आगे चलते हैं, इसके कुछ फंक्शन है उसको भी क्लियर करते हैं। सो अब देखिए इसका फंक्शन क्या है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका फंक्शन क्या है? सेल मेम्ब्रेन जो है इसका पहला फंक्शन वो ये कि ये हो गया इसका फंक्शन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद देती है। अब दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं किस चीज़ के अंदर? सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। जो फर्स्ट वन इज वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप पैसिव ट्रांसपोर्ट को भी समझेंगे और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी समझेंगे। तो देखो इसका जो डिफिनेशन है वो ये कि द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, द मोमेंट, द मूवमेंट of molecules from higher concentration to from the higher concentration to the lower concentration, to the lower concentration। अब देखिए इसका डिफिनेशन ये, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का मूव होना कहाँ से? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल का मूव होना विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। यहाँ पर ये पॉइंट लिखना कि विदाउट
विद द यूज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बगैर, विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी, विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी। देखिए एक बार फिर से, पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आए और वहां पर एनर्जी यूज ना हो, तो उस ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब ये तो भी सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है। अब दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसके अंदर दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते थे, एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। पैसिव का तो हमने डेफिनेशन लिख लिया। अब एक्टिव कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, द मूवमेंट of molecules from, अब देखो लोअर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। देखें, हायर concentration by the use of energy, by the use of energy। देखिए अब इस यहाँ पर ये पॉइंट क्या कहते हैं। अब देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जिसमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल का मूव होना फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल का मूव होना एनर्जी को यूज करते हुए, उस ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखें दरमियान में फर्क समझ आ गया। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी, मॉलिक्यूल का मूव होना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी, सच ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये हो गया। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन बाय द यूज ऑफ एनर्जी, मॉलिक्यूल का मूव होना लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ बाय द यूज ऑफ एनर्जी, सच ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर? अब देखो, अब इसके मजीद दो टाइप्स है, किस चीज के? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के, और इसके भी दो टाइप्स है। जो इसके जो पहला टाइप्स है वो ये है कि ओस्मोसिस, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ओस्मोसिस। ये इसका हो गया पहला टाइप, ओस्मोसिस। अब देखिए ओस्मोसिस होता क्या है। देखिए, the movement of gas molecules from higher concentration to the lower concentration, the movement of water molecules from higher concentration to lower concentration through a membrane is called osmosis। देखिए इसका डेफिनेशन कुछ यूं ही बनेगा, the movement of water molecules from, कहां से? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ मेम्ब्रेन, अब देखो ये तो होगी इसके पहला टाइप्स, किस चीज की? अब देखो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप्स हैं, जो पहला है वो है ऑस्मोसिस, जो दूसरा है वो है डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ मेम्ब्रेन। यहाँ पर तो हम हायर से लोअर की तरफ बात कर रहे हैं ना, तो जब वाटर के मॉलिक्यूल मूव करे हायर से लोअर की तरफ थ्रू अ मेम्ब्रेन, तो उस जो ट्रांसपोर्ट है उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। क्लियर? ये तो है इसके पहला टाइप। अब दूसरा जो इसका टाइप है वो ये है कि डिफ्यूजन। दूसरा जो इसका टाइप है वो है डिफ्यूजन। जो दूसरा टाइप डिफ्यूजन,
डिफ्यूजन, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का दूसरा टाइप डिफ्यूजन। अब ये क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोस डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ the movement of a gas molecule, वहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर किस चीज के मॉलिक्यूल्स है? गैस के मॉलिक्यूल्स है। द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम, कहाँ से? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम हमेशा किस चीज की बात करते हैं? हायर से लोअर की तरफ, कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, to the lower concentration। क्लियर? देखिए, the movement of a gas molecules from higher concentration to lower concentration, गैस मॉलिक्यूल्स का मूव होना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। जबकि वाटर मॉलिक्यूल का मूव होना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाते हैं, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा लोअर से हायर की तरफ जाते हैं बाय द यूज ऑफ एनर्जी। क्लियर? अब देखिए, अब इसके तो दो टाइप्स हो गए, फर्स्ट वन इज, सेकंड वन इज। अब इसकी तरफ आते हैं, इसके भी दो टाइप्स है। इसका जो पहला टाइप्स है वो है एंडोसाइटोसिस, सेकंड वन इज एक्सोसाइटोसिस। पहला जो इसका टाइप है एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, एंडो का मतलब है अंदर, एंडोसाइटोसिस। देखिए, द इनटेक ऑफ अ मटेरियल बाय द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस का मतलब ये कि जब खुराक आता है या कोई भी मटेरियल आता है, तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह अपनी तरफ इनफोल्ड होते हैं और वो खुराक को अपनी तरफ लेके एब्जॉर्ब करते हैं, तो वहां पर कौन सा प्रोसेस होता है? एंडोसाइटोसिस। अब देखो, एक एग्जांपल देता हूं, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जब खुराक इसको बाहर की तरफ से आता है, तो ये क्या होता है? ये अपने आप को अपनी तरफ फोल्ड करता है। क्या करता है? अपनी तरफ फोल्ड करता है। तो जब खुराक, चाहे कोई भी खुराक हो, ये मिसाल के तौर पर कोई खुराक है, कोई ग्लूकोज है, कुछ भी आगे, जब इसके अंदर आएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप को अपनी तरफ इनफोल्ड करेगा बाय द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये खुराक यहाँ पर आकर के इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर? तो देखो, एंडोसाइटोसिस में क्या है? द इनटेक ऑफ अ मटेरियल बाय द इनफोल्डिंग ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हुआ? इनफोल्ड हुआ या नहीं? और क्या आ रहा है? मटेरियल्स आ रहे। तो द इनटेक ऑफ अ मटेरियल बाय द इनफोल्डिंग ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। क्लियर? देखिए, इसका डेफिनेशन क्या हो? द इनटेक ऑफ अ मटेरियल, मटेरियल्स का आना, द इनटेक ऑफ मटेरियल्स, the intake of materials by the infolding of plasma membrane, प्लाज्मा का इनफोल्ड होना अपनी तरफ, by the infolding of plasma membrane, infolding of plasma membrane, दिस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। क्लियर? देखिए एक बार फिर से, ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। जब खुराक इसको बाहर की तरफ से जब आएगा, तो ये अपने आप को इनफोल्ड करेगा, यानी अपनी तरफ इस तरह अपने आप को इनफोल्ड करेगा। तो जब खुराक इसके अंदर इंटर होगा, यानी द इनटेक ऑफ मटेरियल्स, जब मटेरियल्स इंटेक होंगे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप को क्या करेगा? इनफोल्ड करेगा। तो इस प्रोसेस को, तो यहाँ पर जो अमल होगा वो कौन सा प्रोसेस होगा? एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा। क्लियर? अब इसका जो दूसरा टाइप है वो है एक्सोसाइटोसिस। वहां पर जगह नहीं है, यहाँ पर लिखता हूँ एक्सोसाइटोसिस। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्सोसाइटोसिस जो सेकंड टाइप है वो है एक्सोसाइटोसिस। वर्ड अपनी लफ्ज ही समझ आ रहा है, एक्सोसाइटोसिस। अब देखो, ये एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? एक्सोसाइटोसिस का मतलब ये है,
The outtake of a material by the outfolding of a plasma membrane is called exocytosis. Materials का निकलना किसी भी सेल से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होना, आउटफोल्डिंग होना, यानी बाहर की तरफ फोल्ड होना, तो वहां पर जो अमल होगा वहां पर फिर एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा। देखिए मिसाल के तौर पर ये वही सेल है, ये वही सेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप देखो जब ये अपने आप को, जब ये खुराक बाहर निकालेगा तो इस तरह इनफोल्ड हो, आउटफोल्ड हो जाएगा। क्या आउटफोल्ड, यहाँ पर इनफोल्ड हुआ था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि यहाँ पर आउटफोल्ड ये हो जाएगा और यहाँ पर जो खुराक था उसको ये बाहर निकालेगा। द आउटटेक ऑफ अ मटीरियल का बाहर जाना बाय द आउटफोल्डिंग ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा का आउटफोल्ड होना, तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा, यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस होगा। क्लियर, यहाँ पर इंडोसाइटोसिस था, मटेरियल्स आ रहे थे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी तरफ इनफोल्ड हो रहा था, तो यहाँ पर इंडोसाइटोसिस, और जबकि यहाँ पर मटेरियल्स बाहर जा रहे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होना, आउटफोल्ड होना, यानी आउटफोल्ड होना, तो खुराक को बाहर करने के लिए, तो इस यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो एक्सोसाइटोसिस होगा। क्लियर, अब इसका भी डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए द आउटटेक ऑफ अ मटेरियल्स, द आउटटेक ऑफ अ मटेरियल्स, मटेरियल्स का क्या होना, आउटटेक होना, निकलना, मटेरियल्स बाय द आउटफोल्डिंग, by the outfolding of plasma membrane, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होना, आउटफोल्ड होना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको आप यहाँ पर आप सेल मेम्ब्रेन भी लिख सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। देखो एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिवाइज करवाता हूँ। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है इसका फंक्शन ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, ये किस चीज़ में मदद देती है, ट्रांसपोर्टेशन। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, फर्स्ट वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मॉलिक्यूल का क्या होना, मूव होना, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर से लोअर की तरफ जाना, मॉलिक्यूल का मूव होना, तो बाय द विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी, एनर्जी को यूज किए बगैर मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आना, उस ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर, second one is active transport, the movement of a molecule from lower concentration to higher concentration, ये देखो lower concentration to the higher concentration की तरफ आना by the use of energy को यूज करते हुए मॉलिक्यूल्स का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ आना, इस प्रोसेस को यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट होगा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ पर क्या था, हायर से लोअर, यहाँ पर लोअर से हायर, यहाँ पर एनर्जी यूज होता है, यहाँ पर एनर्जी यूज नहीं होती। क्लियर, अब इसके दो टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज ऑस्मोसिस, सेकंड वन इज डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जब मूव करते हैं हायर से लोअर की तरफ थ्रू अ मेम्ब्रेन, तो वहां पर फिर जो प्रोसेस होगा उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। पैसिव ये बात याद रखना, पैसिव में हम हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाते हैं, जबकि एक्टिव में हम लोअर से हायर की तरफ जाते हैं। तो ये हो गया इसका पहला टाइप। अब इसका जो दूसरा टाइप है, द मूवमेंट ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आना, वहां पर फिर कौन सा प्रोसेस होगा, वहां पर डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। क्लियर, अब देखें एक्टिव ट्रांसपोर्ट का भी दो टाइप्स हैं, एक है एंडोसाइटोसिस, सेकेंड वन इज एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, द इनटेक ऑफ मटेरियल्स बाय द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मटेरियल्स का इनटेक होना, आना, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होना, इनफोल्ड होना, अपनी तरफ इनफोल्ड होना, तो वहां पर फिर कौन सा प्रोसेस होगा, वहां पर फिर एंडोसाइटोसिस का अमल होगा। ये देखें, ये कोई सेल मेम्ब्रेन है, सही है, ये सेल मेम्ब्रेन जब इसके अंदर खुराक आ जाएगा या कोई भी मटेरियल्स आ जाएगा तो ये अपने आप को इनफोल्ड करेगा अपनी तरफ, तो तब ये खुराक इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर, तो इस यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो एंडोसाइटोसिस होगा। जबकि एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा, द आउटटेक ऑफ अ मटेरियल, मटेरियल्स का बाहर जाना, और बाय द आउटफोल्डिंग ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सच प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। देखिए ये वही सेल मेम्ब्रेन है। तो देखो यहाँ पर जब मटेरियल आउटफोल्ड होते हैं और क्या निकलते हैं, मटेरियल जब आउटफोल्ड होते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या होता है,
प्लाज्मा का आउटफोल्डिंग होना, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्लियर? देन अगेन एक बार फिर से इसका स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये कि ये जो आप लोगों को रेड नजर आ रहा है इसको कहते हैं फास्फोलिपिड्स। ये हो गया फास्फोलिपिड्स। और ये कोलेस्ट्रॉल्स, ये जो ब्लैक नजर आ रहा है ये हो गया कोलेस्ट्रॉल। और इसके अंदर दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब जब एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या कोई भी प्रोटीन के साथ जब कार्बोहाइड्रेट्स चेन ऐड होता है तो उनसे क्या बनता है, उनसे ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। और जब लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट्स ऐड होता है तो वहाँ पर फिर ग्लाइकोलिपिड बनता है। अब देखें इस एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में दो हिस्से होते हैं, एक इसका एड होता है, इसका टेल होता है। एड में हमेशा इसका जो एड है ये हमेशा हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि इसका जो टेल है ये हमेशा हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक में हमेशा ये सोलेबल इन वाटर, क्योंकि इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो इसलिए ये सोलेबल होता है वाटर के अंदर। जबकि इसकी जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी वाटर के अंदर सोलेबल नहीं है क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी हुई होती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो बाकी इंशाल्लाह अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे। तो थैंक यू, शुक्रिया।